हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 12 के केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर बिलियन का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 4। जी हाँ गाइज, और इसमें इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे हेनरी के नियम पे। जी हाँ गाइज, हेनरी का नियम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे राउट का नियम। ये दोनों नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक आप लोग के बोर्ड एग्जाम में निश्चित होता है, हर साल आता है, ठीक है। या कभी कभी दोनों नियम एक साथ आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। तो आप समझ सकते हो यह कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे पहले ये चौथा लेक्चर, इससे पहले हमने 3 लेक्चर इस लेसन का कवर कर चुका है, ठीक है। तो अगर आप अभी तक उन्हें नहीं देखें तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप उन लेक्चर्स को चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। या फिर आप सबसे अच्छा हमारी जो एप्लीकेशन है नीलेश क्लासेस, आप उसे गूगल प्ले स्टोर से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ वीडियो के सेक्शन में आप जाइएगा और वहाँ आपको सारी चीज़ें लगातार मिल जाएंगी। लाइक ठोस अवस्था का लेक्चर देखना चाहते हैं तो ठोस अवस्था में जाइएगा और आपको सारे लेक्चर एक ही जगह दिख जाएंगे। इधर उधर आपको ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा वहाँ पे और भी चीज़ें लाइक एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके अलावा टेस्ट भी वहाँ आप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ अगर आप हैंड राइटिंग नोट्स खरीदना चाहते हैं, जी हाँ गाइज, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मात्र 499 रुपये में आप अपने सारे सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं। जी हाँ गाइज, मात्र 499 रुपये में पूरे साल के लिए आप नोट्स ले सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस आपको जो हम लोग का सुपर 30 व्हाट्सएप बैच है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। नोट्स लेने के बाद आप एक बार वहीं पे आपको नंबर दिख जाएगा या आप स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा आपको, इस पर कॉल कर लीजिएगा। आपको जो हम लोग का सुपर 30 व्हाट्सएप बैच है उसमें ऐड कर दिया जाएगा और आपको पूरे साल आपके एग्जाम तक पूरी तरह आपको गाइड किया जाएगा, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में आराम से 80% मार्क ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हेनरी का नियम पढ़ते हैं। देखिए हेनरी का नियम क्या होता है। देखिए इसको मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है, इस पेज को, और मैं आपको हेनरी का नियम अच्छे से समझाता हूँ। देखिए यहाँ देखिए हेनरी का नियम क्या है, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। केवल इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, ठीक है, उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद अच्छे से समझाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ओके गाइज, तो मैंने देखिए यहाँ लिख लिया है हेनरी का नियम। देखिए क्या है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, यानी जो आंशिक दाब P से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ी और कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। आपने देखिए, आप अगर फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा इस बिलियन का, ठीक है, जो हम बिलियन ये पढ़ रहे हैं ये लेसन, इसका अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने बिलियन के प्रकारों के बारे में देखा था, बिलियन के प्रकारों के बारे में, ठीक है। और उसमें हमने एक देखा था द्रवीय बिलियन, ठीक है, द्रवीय बिलियन देखा था, ठीक है दोस्तों। क्या देखा था हमने? द्रवीय बिलियन। और द्रवीय विलयन जो होता है इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 3। चलिए यहाँ तीनों को मैं बारी बारी से लिख लेता हूँ और इसको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए आप जानते हैं कि कोई भी विलयन हो गया तो उसमें विलायक और विलेय होते हैं। तो इस जो ये द्रवीय विलयन है इसमें भी विलायक और विलेय होंगे, ठीक है। तो इस साइड में मैं विलायक लिख लेता हूँ और इसमें इधर साइड में मैं विलेय लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए हमने देखा था उसमें कि द्रवीय विलयन जो होता है उसमें विलायक के रूप में तो हमेशा आप लोग का द्रव ही होता है, ठीक है। यहाँ भी द्रव, यहाँ भी द्रव, ठीक है। ये देखिए द्रवीय विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने फर्स्ट लिख लिया, ये सेकंड लिख लिया, ये थर्ड लिख लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि विलायक में तो तीनों में आप लोग के द्रव ही होते हैं, लेकिन यहाँ बदल जाता है। विलेय में कि तो आप लोग का ठोस हो सकता है, ठीक है, या तो आप लोग का द्रव हो सकता है, या तो आपका गैस हो सकता है। ये 3 चीज़ें आप लोग को द्रवीय विलयन में देखने को मिलेंगी। और उसमें आपको पूरा का पूरा इसका मतलब एक उदाहरण भी दिया था। मैंने आपको कहा था कि आप इसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जो आप लोग का ये हेनरी का नियम है जो अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, उसको इसमें से किसके थ्रू पढ़ा जाता है? तो इसमें से देखिए द्रव गैस ये विलयन है, ठीक है। द्रव्य विलयन में जो इसका पार्ट है द्रव गैस, इसमें ही क्या आता है कि इसी के थ्रू हेनरी का नियम आता है। यानी हेनरी का नियम क्या है कि किस पे पालन आता है, किस चीज़ का पालन करेगा? उन विलयनों पे पालन करेगा जिसमें विलायक द्रव हो, ठीक है, और विलेय क्या हो? गैस हो, ठीक है दोस्तों। और जो इसका अगला आप टॉपिक पढ़ोगे
इसका जो आप अगला टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है, राउल्ट का नियम हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, राउल्ट का नियम। तो उसमें देखेंगे कि द्रव्य विलयन के अनुसार जो इसका जो सेकेंड पाथ होता है द्रव द्रव, उसके अनुसार क्या होता है कि राउल्ट का नियम होता है, ठीक है। यानी उसमें जो विलायक होगा द्रव होगा और जो विलेय होगा वो भी द्रव होगा, ठीक है। और अभी हम जो हेनरी का नियम पढ़े, अभी आप लोग देखोगे इस नियम में जो विलायक होगा वह द्रव होगा और जो विलेय होगा वह गैस होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो हेनरी का नियम द्रव प्लस गैस के अंतर्गत आता है, यानी आप लोग का जो विलायक होगा वो हमेशा द्रव होगा, ठीक है, ठीक है, और जो विलेय होगा हमेशा गैस होगा, ठीक है। तो देखिए हेनरी का नियम क्या है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब यानी P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है गाइस, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ, अर्थात मैं यहाँ लिख सकता हूँ अर्थात P डायरेक्टली प्रपोज टू X, यानी P समानुपाती X। देखिए इसको मैं X बोल रहा हूँ, ठीक है, पीछे से ही, ठीक है। इसको हम काई भी बोल सकते हैं, लेकिन छोड़िए मोल अंश ये है, ठीक है। मोल अंश को हम काई से प्रदर्शित करते हैं, हमने जब पढ़ा था। लेकिन अभी ऐसा आप लोग के एनसीईआरटी जो बुक है इसमें कहीं नहीं लिखा है कि इसको हम काई पढ़ेंगे, तो इसको मैं X ही पढ़ रहा हूँ और X पढ़ने में भी आसान है, ठीक है। तो चलिए यहाँ आप लोग समझ गए कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब जो P होता है उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ मैं एक चित्र बनाता हूँ। देखिए कोई, ये मान लीजिए एक बर्तन है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसमें कोई द्रव भरा हुआ है, ठीक है। इस द्रव में मान लीजिए हमें कोई भी एक गैस भरनी है, तो इसमें अगर मान लीजिए हमें कोई भी एक गैस भरनी है, ठीक है, तो गैस की मात्रा किस पे डिपेंड करेगी, गैस की सबसे पहले इसमें मान लीजिए गैस मिली हुई है, तो अगर गैस की मात्रा हम देखें तो वो उसके मोल अंश पे डिपेंड करती है, यानी मोल अंश के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इस द्रव में कितनी गैस है, ठीक है। तो देखिए अगर ये द्रव है और इसमें हम कोई गैस मिलाना चाहते हैं तो हमें उस मतलब प्रेशर के अनुसार, प्रेशर पे मतलब इस पे मिलेगी, ठीक है। इस द्रव में हम प्रेशर के अनुसार ही उस गैस को क्या कर सकते हैं कि मिला सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी आप कोको कोला या ड्यू या किसी की बोतल देखी होगी, उसमें आप खोलते हैं तो उसमें से फटाक से गैस निकलती है। उस गैस को प्रेशर के अनुसार, प्रेशर से उस पर मतलब बोतल होती है ना, ये बोतल होती है, तो इसमें प्रेशर में, इसमें तो द्रव होता है आपका, और द्रव के अनुसार इसमें द्रव तो होता ही है, यानी जिसको हम पेप्सी या वही ड्यू बोलते हैं, जो भी हो गया, उसमें गैस भी होती है। गैस कैसे होती है, आप देखिए खोलेंगे ढक्कन तो मतलब फटाक से गैस निकलती है, ठीक है। तो वही गैस भी इसमें रहती है और उस गैस को प्रेशर देकर इस बोतल में भरा जाता है। यानी यहाँ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X वही लिख रहा है, यानी P का मान जितना अधिक होगा, यानी प्रेशर जितना अधिक होगा उतनी ही हम X यानी वही गैस, ठीक है, गैस X मोल अंश मतलब इसको डिपेंड करता है, इसको हम X को मोल अंश बोलते हैं। यानी जो गैस की जो मात्रा होगी वो मोल अंश से ही हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी मान लीजिए इसमें द्रव और गैस भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम गैस की मात्रा अगर ज्ञात करें तो मोल अंश में ही हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो वही मोल अंश इसमें मतलब प्रत्येक संगठन का मतलब भाग बताता है कि वह कितना है, ठीक है। मोल अंश से मान लीजिए इसमें गैस है, द्रव है, तो किसी एक का हम मात्रा निकालना चाहिए कि इसमें द्रव कितना है, तो मोल अंश के ही अनुसार निकाल सकते हैं। यानी द्रव का अगर हम मोल अंश निकाल दे, ठीक है, तो उतना ही इसमें द्रव होगा, ठीक है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि P डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू X, यानी P जो होता है वह X के समानुपाती होता है। यानी P जितना अधिक होगा उतना ही समझ जाइए कि उस बोतल में हम क्या कर सकते हैं कि गैस को मिला सकते हैं। मान लीजिए प्रेशर आपका 30 बार है, ठीक है, 30 बार है, तो मान लीजिए इसमें मान लीजिए 10 मोल अंश गैस इसमें घुली हुई है। अगर हम प्रेशर को और इसमें मोल अंश मतलब इसमें घुलाना चाहें, यानी और इसमें गैस मतलब हम मिलाना चाहें, तो इस प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो वही कर रहा है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, ठीक है। अब चलिए आगे हम चलते हैं, या P इक्वल टू अगर हम लेते हैं तो यहाँ एक स्थिरांक आ जाता है KH, जिसे हम बोलते हैं हेनरी स्थिरांक, ठीक है। KH इंटू X हो जाता है, और अगर यहाँ से हम KH निकालना चाहें तो KH इक्वल टू आपका हो जाएगा P बटा में X, और यही नियम होता है, यही हेनरी स्थिरांक का फार्मूला होता है। आपको याद रखना पड़ेगा KH इक्वल टू P बाई X, या इसको भी यहाँ आप याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जहाँ KH क्या है, KH को हम हेनरी स्थिरांक बोलते हैं। चलिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ, KH इक्वल टू आप लोग का है हेनरी स्थिरांक, ठीक है, हेनरी स्थिरांक। और आप लोग का P क्या है, P है आंशिक दाब, ठीक है। P जो है वो है आंशिक दाब, और जो X है वो है क्या है, मोल अंश। X क्या है, मोल अंश,
ठीक है। देखिए कहीं कहीं यह इसको जो है इसको, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ होता है PA = KH इंटू XA, ठीक है। यहाँ नीचे AA लिखा है, ए मतलब वही एक तरह से मतलब संगठन, ठीक है, यानी जो विलय मिला हुआ है उसका यहाँ पे ये उसका प्रेशर और यहाँ उसका मोलेंस, यानी जो गैस इसमें मिली हुई है, ठीक है, उसका प्रेशर और उसका मोलेंस, यानी अवयव को ये मतलब अवयव की ओर इशारा करता है, ठीक है। तो इससे लिखे या ना लिखे, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप यही याद रखिएगा KH = P/X ये फार्मूला होता है। और अगर आपके एग्जाम में आता है ये नियम लिखने का कि हेनरी का नियम लिखिए, तो आप यही लिखोगे कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब यानी P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, अर्थात P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, या P = एक आप लोग का स्थिरांक आ जाएगा KH × X हो जाएगा, ठीक है। और इस KH को हेनरी स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। तो इस समानुपाती नियतांक को हटाने के लिए, ठीक है, इस समानुपाती को हटाने के लिए बराबर करने के लिए KH एक स्थिरांक आ जाएगा जिसको हम हेनरी स्थिरांक बोलते हैं। तो P = KH हो जाएगा, ठीक है। या KH का अगर हम मान निकाले हेनरी स्थिरांक का तो KH = P/X हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूले से काफ़ी सारी चीज़ें मालूम चल रही है क्या, तो देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए KH = आप लोग का क्या है, P/X है। अब देखिए यहाँ आप लोग का देखिए अगर ये जितना ही कम होगा, ठीक है, यानी मोल अंश जितना कम होगा, ठीक है, जो मोल अंश का मान है जितना कम होगा KH का मान उतना अधिक होगा। यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मोल अंश जितना कम होगा, ठीक है, हेनरी स्थिरांक का मान उतना ही अधिक होगा। कैसे मान लीजिए प्रेशर आपका 10 है, ठीक है, और यहाँ जो मोल अंश है 5 है, तो आप लोग का जो हेनरी स्थिरांक का मान आएगा 2 आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वही हम प्रेशर अभी 10 ही रखते हैं और ये जो मोल अंश है इसको हम 2 कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो इसका मान यानी हेनरी स्थिरांक का मान आया 5, यानी ये जितना ही कम होगा, ठीक है, वो KH का मान उतना ही अधिक होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और आप लोग हमेशा याद रखिएगा जलीय स्पीशीज के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में वो रहना पसंद करते हैं। लाइक जैसे मछली है, ठीक है, जो मछली है वह गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में रहना ज़्यादा मतलब अच्छा महसूस करती है। ऐसा क्यों, तो यही आप समझिए। देखिए मैं आपको यहाँ अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ऐसा क्यों होता है कि मछलियाँ या जो भी जलीय स्पीशीज हो गए यानी जलीय जंतु हो गए वो गर्म जल की अपेक्षा, ठीक है, ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों, तो देखिए जब क्या होता है कि जब हम ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, कोई भी द्रव है, ठीक है, मान लीजिए नदी का पानी है, ठीक है, तो नदी के पानी में हम जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब के कारण इसमें गैस यानी आप लोग का ऑक्सीजन O2 घुली रहती है। आप लोग जानते हो कि मतलब द्रव में ऑक्सीजन घुली हुई ऑक्सीजन के कारण ही मछलियाँ सांस लेती हैं, ठीक है। तो वायुमंडलीय प्रेशर के कारण ही, कुछ प्रेशर होगा तभी तो उस द्रव में आपको लोग ऑक्सीजन घुली हुई है, तो वही वायुमंडलीय प्रेशर के कारण जो जल होता है, ठीक है, यानी जो द्रव होता है, एक तरह से बोल दे नदी का जो जल होता है उसमें जो आप लोग का ऑक्सीजन घुला रहता है वह वायुमंडलीय दाब के कारण घुला रहता है, ठीक है। तो देखिए जब हम ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, ताप बढ़ाते हैं तो जो इसमें जो आप लोग का ऑक्सीजन घुला हुआ है, ठीक है, देखिए जो इसमें ऑक्सीजन घुला हुआ है इसकी विलेयता कम होने लगती है, यानी वह उसमें से उड़ने लगता है, इस तरह से कहे तो, ठीक है। तो इसीलिए ताप हम अधिक करेंगे। कोई भी द्रव हो गया ताप उसमें मतलब इसका मान लीजिए यह एक द्रव है, ठीक है, यहाँ एक बर्तन ले लीजिए, ठीक है, या नदी है, नदी का पानी है, इसमें आप लोग का जल है, ठीक है। तो अगर इस जल का हम मतलब ताप बढ़ाएं तो देखिए इसमें से आप लोग का जो गैस होगी वह उड़ने लगेगी। गैस उड़ने लगेगी यानी गैस इसमें क्या रहती है, ऑक्सीजन रहती है। ऑक्सीजन उड़ने लगेगी यानी मछलियों को सांस लेने में हो सकता है प्रॉब्लम यहाँ, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि गर्म जल की अपेक्षा, ठीक है, जो मछलियाँ होती है ठंडे जल में रहना पसंद करती है। आई होप ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए कि ताप बढ़ाने पर गैसों की जो विलेयता होती है वह घटती है। गैसों की विलेयता घटती है यानी जो जल में जो गैस मिली हुई है, ठीक है, विलेयता मतलब वही कितनी इसमें मिली हुई है, ठीक है। तो जल की विलेयता जो है ताप बढ़ाने पर घटती है, यानी कहने का मतलब कि इसमें से जो द्रव हो गया उसमें से गैस उड़ने लगती है ताप बढ़ाने पर, ठीक है। तो यही कारण है कि
कि जो जितने भी आपके जलीय स्पीसीज हो गए, यानी जो जलीय जंतु हो गए, वो गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। तो आई होप आप लोगों को हेनरी का नियम एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए अगर आपके एग्जाम में आए, ठीक है, कि हेनरी का नियम लिखिए या हेनरी का नियम क्या है, तो आप यहाँ से हेनरी का नियम टॉपिक दाग देंगे और ये लिखेंगे और केवल यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख देंगे, अर्थात P डायरेक्ट इक्वल टू x, P इक्वल टू KH इंटू एक्स या KH इक्वल टू P/x, और इसको इस तरह कर देंगे। और यहाँ आप इसको मतलब डिनोट भी कर देंगे, KH हेनरी स्थिरांक है, P आंशिक दाब है और x जो है मोलंस है, केवल यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। और जो चीज़ें हैं मैं केवल आपको समझाने के लिए एकदम अच्छे से बताया। तो आई होप यहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए मैंने काफ़ी धीरे धीरे इसको बताया, ठीक है, ये 5 मिनट का टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको एकदम धीरे धीरे और सारी चीज़ें ऐसे मतलब बताया कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। काफ़ी मस्त न्यूमेरिकल है, काफ़ी अच्छा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। ओके गाइज, तो आप लोग देख सकते हो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है आप लोग के स्क्रीन के सामने है और इस पे ये न्यूमेरिकल आप लोग देख सकते हो पार्ट नहीं प्रश्न के अंतर्गत दिया हुआ है कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली, ठीक है, गंध वाली विषैली गैस H2S, ठीक है, गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP, देखिए STP पर विलेयता, देखिए STP आ गया, ठीक है। STP का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। STP पर विलेयता 0.195 मोल हो, ठीक है, M लिखा है, मोल हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ विलेयता कह रहा है, विलेयता यानी वही कितनी मिली हुई है, यानी इतनी मिली हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ जल में इतना क्या है कि इतना मोल क्या है कि आपका STP पर ये H2S मिली हुई है, ठीक है, ये प्रदर्शित करता है। इतना लिखने का मतलब यह प्रदर्शित करता है कि 1000, ठीक है, 1000 ग्राम में इतना मोल, ठीक है, H2S उसमें घुली हुई है, ठीक है। विलेयता का मतलब ही होता है घुली हुई, ठीक है, घुली होना। इससे जो पहले वाला लेक्चर है उसमें हमने विलेयता की डिफिनीशन देखी थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई विलायक है तो उस विलायक में कितना मतलब घुला हुआ है, ठीक है, वही विलेयता होती है। कोई जितनी मतलब कोई भी पदार्थ जैसे कोई भी विलेय जितना घुला हुआ है वही विलेयता होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे विलेयता का मतलब। चलिए इस न्यूमेरिकल को मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो इस बुक को साइड में रखता हूँ। आप एनसीईआरटी की बुक में मैं पेज बता देता हूँ, पेज नंबर 42 पे आप इस न्यूमेरिकल को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है, इसको मैंने साइड में रख लिया। देखिए और यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ यह न्यूमेरिकल। देखिए सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में, ठीक है, STP पर विलेयता 0.195 मोल हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा STP पर, STP अगर आ गया, ठीक है, यानी इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो STP का मतलब आप लोग समझ जाइएगा, जो यहाँ प्रेशर होगा, ठीक है, जो प्रेशर होगा वह 0.987 होगा, 0.987 बार होगा। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये बी है, बी यानी वही बार, ठीक है, ये मतलब प्रेशर का मात्रा एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ समझ गए STP कहने का मतलब कि जो यहाँ प्रेशर है वो 0.987 है, ठीक है। अभी इसका नीचे उपयोग होगा, चलिए अब इसको हम लगाते हैं, ठीक है। और देखिए जल में विलेयता, यहाँ गैस की जल में विलेयता कितनी है 0.195, ठीक है। यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो देखिए यह प्रदर्शित कर रहा है कि 0.195 M का अर्थ है, ठीक है, यानी वही मोल का अर्थ है कि 0.195 मोल H2S, ठीक है, जल के 1000 ग्राम में विलेय है, ठीक है दोस्तों। यह मतलब प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। जैसे देखिए मैंने आपको द्रव्यमान प्रतिशत या जो भी चीज़ें बताई थी, जैसे हमने बताया था अगर कहीं इस तरह लिखा हो कि 32, ठीक है, 32W, ठीक है, W/W इस तरह लिखा हो तो देखिए यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। ये W/W किसका हमने बताया था कि द्रव्यमान प्रतिशत का, ये मतलब द्रव्यमान प्रतिशत को W/W से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर 32 W/W लिखा हो, ठीक है, तो यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, यह प्रदर्शित कर रहा है कि 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम विलेयन में, ठीक है, 32 ग्राम क्या है विलेय है, ठीक है। और यहाँ से हम 100 ग्राम में से 32 घटा दे तो हमें विलायक भी मालूम चल जाएगा। तो देखिए केवल 32 W/W लिख दिया और इतने से इतनी सारी चीज़ें आपको मालूम हो गई, ठीक है। कोई भी मतलब जैसे दवा होती है या कोई भी मतलब कोई मतलब प्रोटीन की बोतल होती है, उस पर मतलब जो भी चीज़ें लिखी होती हैं, तो देखिए पूरा अब नहीं ना लिखा रहेगा, जैसे पूरा नहीं लिखता है कि इतना विलेय है, इतना विलायक है इसमें, यानी इतनी ये चीज़ है, केवल मतलब इस तरह शॉर्ट में लिख देता है कि 32 या 10 W/W, ठीक है। और
जो चीज़ें मिली हुई है, लाइक प्रोटीन मिला हुआ है तो 10 यहाँ पी भी लिख देगा या प्रोटीन लिख देगा, प्रोटीन 10 W/W। इससे सारी चीज़ें मालूम चल जाती है, ठीक है, कि 100 मान लीजिए 100 ग्राम, अगर ये ग्राम में है तो हम मालूम चल जाता है कि 100 ग्राम में 10 ग्राम यहाँ प्रोटीन है, ठीक है। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है 0.195 मोल लिखने का मतलब है, ठीक है, कि 0.195 मोल H2S जल के 1000 ग्राम में विलय है, ठीक है। यानी 1000 ग्राम में यह इतनी जो ये है ना घुली हुई है H2S, ठीक है। तो आई होप यहाँ आपको जो चीज़ें ये मैंने लिखा हुआ है ये क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कि 0.195 मोल का अर्थ है कि 0.195 मोल H2S जल के 1000 ग्राम में विलय है। यानी जो 1000 ये ग्राम है यह क्या है, बिलियन है, ठीक है। और इस बिलियन में, ठीक है, इतना क्या है, विलय घुला हुआ है, ठीक है। यानी इतनी जो मोल है इसमें घुले हुए हैं H2S गैस के, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लोग का क्या है, ठीक है, कि जो गैस है H2S उसके हमें मोल मालूम है कि 0.195, ठीक है। तो हमें इसका जो हम लोग का बिलियन है, ठीक है, उसका हमें क्या मालूम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ जो आप लोग का ये 1000 ग्राम बिलियन है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया ना कि 1000 ग्राम में इतना मोल H2S के घुले हुए हैं, ठीक है। तो यानी 1000 ये क्या हुआ, आप लोग का बिलियन हुआ, ठीक है। और विलय क्या हुआ 0.195, ठीक है। और अगर विलायक निकालना चाहे तो 1000 में से हम इसको घटा देंगे विलय को, तो हमें विलायक मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो चूंकि हम लोग का जो विलय है तो उसका तो हमें मोल दिया है कि 0.195, ठीक है। अब हमें जो विलय का मोल मालूम है, ठीक है, तो हमें और बिलियन भी हमें कि बिलियन 1000 ग्राम है, ठीक है। तो उसमें हम जो विलायक है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे कि मोल मालूम करेंगे। तो विलायक यानी देखिए 1000 बिलियन में जो जल के मोल हैं, ठीक है, यानी केवल जो जल के मोल हैं, ठीक है। यानी 1000 ग्राम में तो हम लोग का जल भी है और ये भी है, ठीक है, दोनों है। लेकिन 1000 में टोटली कितना जल है और उसके मोल कितने हैं उसे हमें मालूम करने पड़ेंगे, तभी तो हम क्या करेंगे कि H2S का मोल अंश ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम यहाँ से लिख लेंगे कि 1000 बिलियन में जल के मोलों की संख्या, और जल के चूंकि हम मोल को n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से, और जिसका मोल ज्ञात करते हैं उसको इस तरह नीचे H2O या CH3OH जिसका भी हम ज्ञात करते हैं यहाँ नीचे लिखते हैं। चूंकि हमें H2O का मोल ज्ञात करना है तो n नीचे H2O लिख लेंगे, ठीक है। बराबर हमें होता है भार बटा अणु भार, ठीक है। तो चूंकि इसका पूरा भार 1000 है, ठीक है, और अणु भार, जल का अणु भार 18 होता है। आप सब लोग जानते हो कि जल का जो अणु भार होता है, ठीक है, वह कितना होता है। जैसे मैं यहाँ लिख लूँ H2O, ठीक है, H2O लिख लूँ, यानी जल का अणु भार लिख लूँ, ठीक है। तो देखिए H2O, ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए तो हाइड्रोजन 1 और यहाँ 2 है तो 2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का अणु भार 16, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन का जो भार होता है, ठीक है, वो 16 होता है। तो 2 × 2 और 16 18 हो जाएगा, यानी इस तरह हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही 18 हो गया है और इसको हम भाग देंगे तो 55.55 आप लोग का आ जाएगा, ठीक है, 55.55 मोल। यानी NH2O के हमें मोल आ गए 55.55, ठीक है। तो हम देखिए H2S का अब हम मोल अंश याद कर लेते हैं। और मोल अंश, चूंकि हम मोल अंश को x से प्रदर्शित करते हैं और जिसको दिखाना रहे, जिसका हम ज्ञात करते हैं उसको यहाँ नीचे लिखते हैं। लाइक हमें H2O का ज्ञात करना है तो यहाँ H2O लिख देंगे, x अगर हमें CH3OH की ज्ञात करना है तो हमें यहाँ CH3OH लिख देंगे, ठीक है। इससे ये हम मालूम चलता है कि CH3OH का मोल अंश, ठीक है। तो H2S का मोल अंश कोष्ठ में हम लिख देंगे XH2S, इसका मतलब कि H2S का मोल अंश, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा H2S के मोल बटा NH2S के मोल प्लस NH2O के मोल अंश, ठीक है। यानी हमने पढ़ा है कि अगर हमें मान लीजिए विलय है, ठीक है, विलय का मोल अंश ज्ञात करना है तो विलय के मोल अंश बराबर विलय के मोल बटा विलय प्लस विलायक के मोल, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी के अनुसार हमें यहाँ NH2S क्या प्रदर्शित कर रहा है कि इसके मोल, ठीक है, H2S यानी विलय के मोल और यहाँ विलय प्लस विलायक के मोल, ठीक है। तो सेम यहाँ हमें सभी का हमें मोल ज्ञात है तो यहाँ हम रख लेते हैं NH2S का हमें क्वेश्चन में ही दिया था कि 0.195 मोल, ठीक है। तो इसको यहाँ रख लिए बटा NH2S यानी वही हुआ सेम, तो यहाँ रख लिए हम प्लस NH2O यानी जल के मोल। तो जल के मोल हमने अभी निकाला 55.55, तो यहाँ हमने 55.55 रख लिया, ठीक है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ेंगे दोनों को, तो देखिए 0.195, सॉरी यहाँ 195 होगा, ठीक है। 195 तो ऊपर का ऊपर ही रहेगा और इसको जोड़ेंगे तो 55 आप लोग का 745 हो जाएगा और जब इसको भाग देंगे तो 0.0035 आएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि हेनरी स्थिरांक ज्ञात कीजिए। यहाँ कह रहा है ना क्वेश्चन कि हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। तो अभी हमने पीछे देखा हेनरी स्थिरांक
KH इक्वल टू P बाई एक्स होता है। ठीक है, हेनरी स्थिरांक KH इक्वल टू P बाई एक्स होता है। अब देखिए P कहीं तो हमें दिया नहीं, P यानी प्रेशर कहीं दिया नहीं है, लेकिन हमें दिया है कि STP दे दिया है। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया, अगर STP दे दिया तो यहाँ जो इसका मतलब फुल फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। तो जो यहाँ प्रेशर होगा आप लोग हमेशा याद रखिएगा, STP पर जो प्रेशर होता है 0.987 होता है। ठीक है, 987 बार होता है। ठीक है, तो यहाँ हम 0.987 रख लेंगे और बटा x यानी वही मोलन्स। ठीक है, H2S के मोलन्स, चूंकि हमें H2S के क्या करना है कि हेनरी स्थिरांक याद करना है, तो H2S का मोलन्स यहाँ रखेंगे। ठीक है, बिलियन का हमें मोलन्स, बिलियन के लिए हमें हेनरी स्थिरांक करना है, तो इसलिए हम H2S का यहाँ मोलन्स रख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ H2S का मोलन्स हमने यहाँ निकाला 0.0035। ठीक है, तो यहाँ वही 0.0035 रख देंगे और भाग देंगे तो 282 हम लोग का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को यह न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी के हमारी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल में आप लोग जाइएगा। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्व में, ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जाएंगे तो वहाँ ये न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। वहाँ से भी आप एक बार इसको देख लीजिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, आप लोग के एग्जाम में भी यह आ सकता है। ठीक है, तो बस आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुई तो देखिए शायद न्यूमेरिकल में आपको थोड़ी दिक्कत हो। देखिए पहली बार किसी को भी दिक्कत होती है, चाहे वह कोई हो गया। ठीक है, कोई कितना भी मतलब तेज हो लड़का, उसको पहली बार तो दिक्कत होती ही होती है। ठीक है, लेकिन अगर 1-2 बार 3 बार 4 बार मतलब पढ़ दे अच्छे से, ठीक है, न्यूमेरिकल 2-3 बार अच्छे से लगा दे तो उसको आसान लगने लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप केवल एक बार वीडियो देखकर इसे छोड़ मत दे। ठीक है, आप एप्लीकेशन पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। ठीक है, बिलियन में जाएंगे तो, और उसको देखकर इसको बार बार आप लगाने के अपने मन से कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर करें। तो बस थैंक यू।